Bismillahirrahmanirrahim. Second year biology, chapter number 15. Today we are discussing about thermoregulation in mammals or human. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैमल्स किसे कहते हैं। वो ऑर्गेनिज़म जिनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं और वो अपने बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। तो आज हम मैमल्स में थर्मोरेगुलेशन को देखेंगे और मैमल्स में जो मोस्ट मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म है उसको हम ह्यूमन कहते हैं या इंसान। तो हम इंसान को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं थर्मोरेगुलेशन में। द मैमल इंक्लूडिंग मैन मेंटेन देयर हाई बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू एंडोथर्मी विद इन द नैरो रेंज ऑफ 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। एंडोथर्मिक करेक्टर होने की वजह से ये अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36 to 38 के दरमियान में कहीं पे सेट करते हैं और वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब एंडोथर्मी या एंडोथर्म ऑर्गेनिज़म हमने पीछे डिस्कस किया, ये क्या होता है। वो ऑर्गेनिज़म जो अपनी बॉडी की हीट क्रिएट कर सकते हैं एट हायर लेवल, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक करेक्टर कहते हैं या एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। और इसमें ड्यू टू एंडोथर्मी मैमल्स है। अब कौन कौन से करेक्टर्स जो है वो एंडोथर्मी की वजह से मैमल्स में करेक्टर्स आ सकते हैं। तो पहला करेक्टर क्या है, हाई मेटाबॉलिक रेट, कि इनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक, कि इनके पास एनर्जी इतनी मौजूद होती है कि ये दिन में किसी भी वक्त जो है वो कोई भी काम कर सकते हैं। लाइक हम इनको क्या कहते हैं, जो मैमल्स हैं उसमें जो इंसान है, दीज आर डिसकंटिन्यूस फीडर। ऐसे ऑर्गेनिज़म जो लगातार अपनी खुराक खाते रहते हैं उनको हम कंटिन्यूस फीडर में जो है वो काउंट करते हैं और ये मोस्टली मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं एंड दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। और जो डिसकंटिन्यूस फीडर्स हैं उसमें हमारे पास इंसान आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा दिन लगातार नहीं खाते बल्कि अपनी दिन में कोई 1 या 2 टाइम या 3 टाइम कोई ऐसा फ़िक्स होता है जहाँ पे ये खाना खा रहे होते हैं या अपनी डाइट ले रहे होते हैं, और फिर बाकी का जो टाइम होता है जिसमें वो डाइट नहीं ले रहे उसमें वो खाए हुई फूड से ही वो एनर्जी लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक, इनके पास इतनी एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में मसल्स और लिवर में किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो वहाँ से ये ले रहे होते हैं। बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द ग्रेटर एबिलिटी ऑफ अडेप्टेशन आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द रीजन ऑफ द अर्थ, के ये इतने अडेप्टेड होते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में ये ज़िंदा रह सकते हैं। आप चाहे डेजर्ट में देख लें, टुंड्रा इकोसिस्टम में देख लें, रेन फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देख लें, कहीं भी देख लें आप, ये ह्यूमन जो है वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये सलाहियत दी हुई है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन कोल्ड। अब सर्दी में या लो टेम्परेचर में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास मेजरली 2 कैटेगरीज़ हैं। पहली है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग आपको पता है कांपना होता है जिसमें आपके मसल्स, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो और आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी में इंसान जो है वो कांप रहा होता है। दूसरी चीज़ थर्मोजेनेसिस। थर्मो मीन टेम्परेचर या हीट एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। शिवरिंग करके बॉडी की हीट को बढ़ाना, टेम्परेचर को बढ़ाना शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहलाता है। द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड बाय द मूवमेंट ऑफ शिवरिंग, सो कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। मसल्स की मूवमेंट से या कॉन्ट्रैक्शन से शिवरिंग जब होती है तो इससे हीट जनरेट होती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में इंसान जो है वो कांप रहा होता है, और अगर किसी इंसान को आप देखें तो वो कांप रहा है तो आपके माइंड में फट आता है कि इसको सर्दी लग रही है। तो बेसिकली सर्दी तो लग रही होती है लेकिन उसकी बॉडी क्या कर रही होती है, हीट जनरेट कर रही होती है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कर रही होती है। और दूसरी चीज़ है हमारे पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अभी ऐसी कंडीशन है जिसमें शिवरिंग तो नहीं होती, तो फिर बॉडी में हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही होती है। अब बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो कि थर्मोजेनेसिस करना शुरू कर देते हैं, हीट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हार्मोन्स ट्रिगर दी हीट प्रोडक्शन एज डू थ्रेड हार्मोन्स एंड आर टर्म एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। आपकी बॉडी में बहुत सारे जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड मौजूद हैं। उसमें से जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी में उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, विच इज़ सिचुएटेड इन आवर नेक रीजन। अब ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को इंक्रीज़ करवा देता है। तो जितना थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस उतने ज़्यादा होंगे और उतनी ही हीट बढ़ेगी। तो बगैर शिवरिंग के ही हीट बढ़ जाए उसको हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और ये हार्मोन्स करवा रहे होते हैं। उसके बाद हम
और स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं? ब्राउन फैट, कुछ लोगों में ब्राउन फैट होती है जो कि मेटाबॉलिक अमल को बहुत स्पीड अप कर देती है। दो तरह की फ़ैट है, एक को हम वाइट फैट कहते हैं और दूसरे को हम ब्राउन फैट कहते हैं। जिनमें ब्राउन फैट होती है वो ऑर्गेनिज्म, उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है और जितनी मर्ज़ी डाइट वो खा लें तो वो फ़ौरन ही जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है और यूज़ हो जाती है। और जिनमें वाइट फैट होती है वो क्या होती है, वो थोड़ा बहुत भी खाते हैं तो उनमें जो एनर्जी है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में स्पीड अप नहीं हो रहे होते और एनर्जी स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में और बाद में वो फैट में कन्वर्ट होकर इंसान की बॉडी को बड़ा करना शुरू कर देती है। उसके बाद अगली चीज़ है वेज़ो कंस्ट्रिक्शन। एक और मैकेनिज़्म है जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। अब जो ब्लड वेसल जितनी ज़्यादा सिकुड़ेगी या जिसका एरिया जितना कम होगा उसमें से ब्लड उतना कम फ़्लो करेगा और जितना ब्लड कम फ़्लो करेगा उतनी इन्वायरमेंट में हीट कम डिसिपेट होगी। तो ये मैकेनिज़्म क्या है? बॉडी लूज मोर हीट देन इट इज़ प्रोड्यूसिंग। अगर वो इतनी हीट बाहर निकाला जितनी वो बना नहीं रहा तो फिर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई टू द स्किन कैपिलरीज इज़ रिड्यूस। आपकी जो स्किन की कैपिलरीज़ हैं वहाँ तक ब्लड की प्रोडक्शन जो सप्लाई है वो कम हो जाती है एंड स्किन कैपिलरीज आर रिस्ट्रिक्टेड कॉल्ड वेज़ो कंस्ट्रिक्शन। सिकुड़ जाती हैं, वेसल सिकुड़ जाती हैं, कैपिलरीज तक ब्लड कम जाता है और इस अमल को हम वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बड़ा ब्रीफ जो है वो ब्रीफली मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर ब्लड वेसल ज़्यादा होंगी, मोटी इसका डायमीटर ज़्यादा होगा, एरिया अंदर ज़्यादा होगा तो उसमें से ज़्यादा ब्लड फ़्लो करेगा और जितना ब्लड ज़्यादा फ़्लो करेगा उतनी इन्वायरमेंट में हीट ज़्यादा डिसिपेट होगी और जिस ब्लड वेसल्स में एरिया कम होगा उसमें ब्लड कम फ़्लो करेगा और उसमें और हीट जो है वो कम डिसिपेट होगी। उसके बाद अगली चीज़ है फैट बीनीथ द स्किन। Human body mostly rely on layer of fat just beneath the skin and it act as a insulation। अब ये इंसुलेशन के तौर पे काम करती है, इंसुलेटर के तौर पे काम करती है और बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देती। एंड मेरीन मैमल्स सच एज व्हेल एंड सील हैव थिकर लेयर ऑफ फैट नाउन एज ब्लबर। ये आपको अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि जो मेरीन वाटर में जो व्हेल पाई जाती है या सील पाई जाती है जो कि डीप सी में पाई जाती हैं, अब वहाँ सूरज की रेज़ वहाँ तक नहीं जा पाती और वहाँ टेम्परेचर भी लो होता है। अब वहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करते हैं? उतने लो टेम्परेचर में इनके पास ब्लबर्स मौजूद होती हैं, मोटी फ़ैट या चर्बी की लेयर्स मौजूद होती हैं जो कि इंसुलेटर के तौर पे काम करती हैं और बाहर का जो इन्वायरमेंट में है उसमें जो ठंड है वो अंदर आने से रोकती हैं। रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन वार्म, गर्मी में या हाई टेम्परेचर में कौन सी रेगुलेटरी स्ट्रेटजी होती हैं? इसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी है वेज़ो डायलेशन, ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना। एज़ वी डिस्कस अर्लियर कि जितनी ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी उसमें उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा और जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा उतनी हीट ज़्यादा निकलेगी बॉडी से। इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस से, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी की हीट बढ़ जाती है। द मोर ब्लड फ्लो टू द स्किन सरफेस बिकॉज ऑफ स्किन कैपिलरीज डायलेट एंड हीट इज़ लॉस्ट ड्यू टू वेज़ो डायलेशन। तो ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा और ज़्यादा इन्वायरमेंट में हीट डिसिपेट होगी। लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, मेरीन मैमल्स डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस हीट इन सी बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल इन आउटर लेयर ऑफ द स्किन। जो मेरीन वाटर में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी स्किन की सरफेस के पास बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल्स की होती हैं ताकि ब्लड में जो हीट मौजूद है मेटाबॉलिक अमल की वजह से वो बाहर इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो सके। अगली जो स्ट्रेटजीज़ है वो क्या है? स्वेट ग्लैंड्स का होना। गर्मी में स्वेट ग्लैंड्स एक जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिससे स्वेट एवेपोरेट होता है और पीछे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो ये भी एवेपोरेटिव कूलिंग का बायस है। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिविटी एंड एवेपोरेटिव कूलिंग, इट इज़ द मेजर स्ट्रेटजीज इन दी मैमल्स। आपने देखा होगा गर्मियों में अक्सर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। बेसिकली वो आपकी बॉडी को ठंडा करने के लिए जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। पसीना जो है आपकी बॉडी को ठंडा करने के लिए आ रहा होता है। जितना ज़्यादा स्वेट रिलीज़ होगा उतना वो एवेपोरेट होगा और उतनी कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगी। उसके बाद है पेंटिंग। पेंटिंग में आप हम क्या देखते हैं कि जो डॉग्स या फिर बर्ड्स हैं या डिफरेंट मैमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने माउथ को खोलते हैं और टंग को बाहर निकाल के तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं। अब टंग के ऊपर जो स्लाइवा होता है वो क्या करता है, वो एवेपोरेट होता है और कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो ये जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं लाइक डॉग्स वगैरह ये पेंटिंग करते हैं और अपनी बॉडी की हीट को कम करते हैं। इसके अलावा स्लाइवा एंड यूरिन
जिसमें जो बैट्स का जिक्र जो है वो यहाँ पे किया गया है। बैट्स क्या करती हैं, यूरिन बाथ करती हैं। बैट यूज सलाइवा एंड यूरिन फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग। अब ये जो बैट्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये उल्टा लटकती हैं और जब ये यूरिनेशन करती हैं तो पूरी बॉडी को भिगो लेती हैं और जिससे जब ये एवेपोरेट होगा तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। तो ये कुछ मैकेनिज़्म थे, स्ट्रेटजीज़ थी जो कि वार्म एनवायरनमेंट में यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मोस्टेट और फीडबैक कंट्रोल की। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ओवन में, फ्रिजेज़ में और एसी वगैरह में लगाया जाता है, जो कि आपके रूम का टेम्परेचर या किसी भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर एक स्टेबल करता है, मेंटेन करता है, जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। तो हमारी बॉडी में हमारा जो कंट्रोल सेंटर है विच इज़ आवर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं और रीसेंट रिसर्च के मुताबिक ये जो ब्रेन का पार्ट है ये एक ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की सिक्रीशंस कर रहा होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम फैसिलिटेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज़्म। हमारी बॉडी में जो थर्मोस्टेट का फंक्शन है या टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो फंक्शन है, ये फीडबैक कंट्रोल जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उससे फैसिलिटेट हो रहा होता है। The homeostatic thermostat is present in the hypothalamus, which is a part of brain, and it responds to the change in the temperature above and below a set point, which is 37. अच्छा, ये तब चेंज होगा जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा। 37 से ज़्यादा होगा या 37 से कम होगा तो थर्मोस्टेट जो है वो ये क्या करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए डिफरेंट तरीके से काम करेगा। और जब भी कम या ज़्यादा होगा तो एक स्टिमुलस जनरेट होगा जो कि ये प्रोसेस जो है वो करवाएगा। उसमें टेम्परेचर अबव द नॉर्मल, अब हम कंडीशन पढ़ते हैं, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, उससे बढ़ जाता है, फिर क्या होगा? इन वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मो रिसेप्टर इन द स्किन, हाइपोथैलेमस एंड अदर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम सेंड द सिग्नल टू द सिस्टम दैट इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड आल्सो काज स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेशन एंड स्वेट टू द ऑपरेटेड फॉर द कूलिंग। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर लगे हुए हैं, लाइक थर्मो रिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर विच इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर पेन एंड कोल्ड रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास थर्मो रिसेप्टर हैं ये क्या करते हैं, ये वहाँ से सेंस करते हैं और टेम्परेचर को सेंस करते हैं और मैसेज भेजते हैं ब्रेन को। ब्रेन में किसको? हाइपोथैलेमस, जहाँ पे थर्मोस्टेट है। अब थर्मोस्टेट क्या करता है, वहाँ से दोबारा एक मैसेज भेजता है आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, उसमें ग्लैंड्स या फिर आपकी स्किन के ब्लड वेसल्स को भेजता है। ग्लैंड्स में भेजेगा तो ग्लैंड्स की सिक्रीशन करवाएगा, लाइक आपके स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स है वहाँ तक मैसेज भेजेगा, तो स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज़ कराएंगे? स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। स्वेट क्या करेगा? एवेपोरेट होगा और कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। दूसरी चीज़, जो वो मैसेज है वो आपकी स्किन में मौजूद ब्लड वेसल्स को भेजेगा। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? डायलेट हो जाएंगी। जितनी डायलेशन होगी उतना ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा और उस ब्लड के फ्लो करने की वजह से उतनी एनवायरनमेंट में हीट ज़्यादा डिसिपेट होगी। इसके बाद है टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल। अगर 37 से बिलो चला जाता है तो फिर क्या होता है, इन कोल्ड रिसेप्टर सेंड द इम्पल्स टू द हाइपोथैलेमस। अब वहाँ पे जो कोल्ड रिसेप्टर मौजूद है वो क्या करते हैं, वो इम्पल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं हाइपोथैलेमस के पास टू इनहिबिट हीट लॉस, ताकि आपकी बॉडी में जो हीट मौजूद है, जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनी हुई है, उसको लॉस होने से बचाया जा सके एंड एक्टिवेट द हीट कंजर्वेशन मैकेनिज़्म। और एक मैकेनिज़्म जो है वो स्टार्ट कर देते हैं जिसमें से हीट जो है वो कम से कम डिसिपेट होती है। अब इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड द कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल। आपकी स्किन की सरफेस के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको हम सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं एंड स्टिमुलेटिंग शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग मैकेनिज़्म। तो दो तरह के मैकेनिज़्म को जो है वो स्टिमुलेट करती हैं, शिवरिंग भी और नॉन शिवरिंग भी। ये दोनों चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एक पूरा मैकेनिज़्म उन्होंने दिखाया हुआ है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक होम्योस्टैसिस। ये इसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिया हुआ है और विच इज़ अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर इंसान एक्सरसाइज करता है या फिर स्ट्रेस लेता है, हार्ड एक्सरसाइज करता है, वर्किंग करता है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये जो 37 टेम्परेचर जो सेट था, जो आपके जो आपके थर्मोस्टेट ने सेट किया हुआ था, ये इम्बैलेंस हो जाता है और ये बढ़ जाता है। अब जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये एक
स्टिमुलेशन है जो कि आपके ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस को जाके स्टिमुलेट करती है। उसमें थर्मोस्टेट जो है वो क्या करता है, अब रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। वो उस मैसेज को रिसीव करेगा, एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा और रिजल्ट बनाएगा। दोबारा मैसेज जो है वो आपके इफेक्टर को भेजेगा। वो इफेक्टर यहाँ पे क्या है, आपके ब्लड वेसल्स या फिर स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स है। अब स्वेट ग्लैंड्स को जब जो वो आके मैसेज भेजेगा तो स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज़ करवाएंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। स्वेट जब इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो कि हाई हो चुका था इम्बैलेंस होने की वजह से, वो दोबारा लो हो जाएगा। ये तो था एक मैकेनिज़्म। अब दूसरा मैकेनिज़्म क्या है कि ब्लड वेसल जो थी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी। अब ब्लड वेसल्स के फैलने से ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, ज़्यादा हीट इन्वायरमेंट में जाएगी और आपकी बॉडी में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन भी हो गया। अब यहाँ जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, इम्बैलेंस हुआ था, अब वो नीचे आ गया। अब ये प्रोसेस यहाँ पे रुकता नहीं है, ये कंटिन्यू रहता है और इसके इतना कंटिन्यू रहता है कि ये एक सेट पॉइंट होने के बाद ये दोबारा डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन हो गया, अब ये दोबारा इम्बैलेंस हो गया। अब 37, पहले 37 से बढ़ गया था, अब 37 से बिलो चला गया। अब फिर दोबारा से मैसेज जनरेट होगा, ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस को जो है वो स्टिमुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस में मौजूद थर्मोस्टेट क्या करेगा, दोबारा मैसेज जो है वो किधर भेजेगा, इफेक्टर को, विच इज़ आवर मसल्स, स्केलेटल मसल्स। मैंने आपको बताया था कि द मसल्स डेट आर अटैच टू द बोन इज़ नोन एज स्केलेटल मसल्स। उनको मैसेज भेजेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हीट जनरेट होगी और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा मैसेज किसको भेजेगा, आपके ब्लड वेसल्स को। अब ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी और इसकी सुकड़ जाने की वजह से ब्लड कम फ्लो करेगा और बॉडी में हीट ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहेगी। ठीक है, इसके अलावा ये दो मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके अलावा ये आपके ग्लैंड्स को भी मैसेज भेजता है। ग्लैंड में से कौन से ग्लैंड, लाइक थायराइड ग्लैंड को मैसेज भेजा कि थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करें, थायरॉक्सिन बनाए। थायरॉक्सिन क्या करता है, थायरॉक्सिन का फंक्शन है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को इंक्रीज़ करवा देना। जितने ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे उतनी हीट ज़्यादा बढ़ेगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगा और ये सेट पॉइंट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये रिएक्शन रुकता नहीं है, ये दोबारा से क्या करता है, इम्बैलेंस करता है, ये प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि जो हमारे पास होम्योस्टेसिस है, जिसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, दी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम दी हार्म एंड फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उससे हम अपने बाहर वाले एनवायरनमेंट से हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बचा रहे होते हैं और उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। ये कांस्टेंट कभी नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, इसमें फ्लक्चुएशन आती हैं विद इन अ नैरो रेंज, हल्की फुल्की रेंज में, नैरो रेंज में ये फ्लक्चुएशन चलती रहती हैं और ये प्रोसेस जो है वो लगातार होता रहता है। जी बेटा, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली डेफिनेशन बेटा, पेपर में अक्सर डेफिनेशन आती है, बट इन बाय पायरेक्सिया क्या है, तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरसेस एंटर होते हैं तो आपके बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। अब वाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया या वायरल जो है सब्सटेंस है या वायरसेस जो हैं, इन दोनों की फ़ाइट होती है और दोनों के किलिंग से एक केमिकल बनता है जिसको हम पैरोजन कहते हैं। ये पैरोजन क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर हीट को बढ़ा देता है और 37 से अबव कर देता है, जिससे हम कहते हैं कि फीवर हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं। इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन मेनली ल्यूकोसाइड इंक्रीज इन नंबर, ल्यूकोसाइड विच इज़ आवर WBCs, ये नंबर में बढ़ जाते हैं। और फिर दीज पैथोजन कहते हैं एनी डिजीज़ काजिंग एजेंट, कोई भी एजेंट जो डिजीज़ काज करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस जो है ये हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ खास कर रहे होते हैं। एंड द ब्लड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल्स नाउन एज पायरोजन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी किलिंग से एक केमिकल बनता है जिसको हम पायरोजन कहते हैं। अब पायरोजन डिस्प्लेज द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37, तो ये टेम्परेचर 37 से अबव कर देता है। एंड फीवर हाई टेम्परेचर हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजन, और फीवर का हाई हो जाना आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है और जर्म्स वगैरह को किल करता है। और तो हम कह सकते हैं कि फीवर का होना आपके लिए सेहत का बायस है। जो जिस इंसान को कभी फ़ीवर नहीं होता उसका मतलब वो भी बीमार है। ठीक है, तो फ़ीवर का होना अच्छी बात है, लेकिन अगर फ़ीवर उतर नहीं रहा तो फिर वो नुकसानदेह भी हो सकता है। जी बेटा, यहाँ तक
जो है वो हमारा टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।